So today, so as discussed earlier, कॉन्फ्लिक्ट होने के कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन है ना कॉन्फ्लिक्ट के। हाँ, तो राइट क्यू रीड क्यू क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट रीड क्यू राइट क्यू, कॉन्फ्लिक्ट राइट क्यू राइट क्यू, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता। तो क्या करते हैं वो लोग, जब भी हम लोग को एक, समझो अभी अपने को एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो ये T1 T2 T3, अब यहां पर जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या होगा? तो अगर T11 का T12 से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अपन एक एरो ड्रॉ करेंगे T11 का T12 से, ठीक है, और T12 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ T13 से तो उसका एरो ड्रॉ करेंगे, और T13 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ T11 से तो उसका एरो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अगर ये एरो में साइकिल आ गया, क्या आ गया? देखो ये एरो साइकिल फॉर्म कर रहा है ना, साइकिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बोलेंगे इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। क्या बोलेंगे? क्या लिखा है? Not a conflict serializable. This graph contains cycle, hence the schedule is not conflict serializability. हाँ, तो ये शेड्यूल को मैं सीरियलाइजेबल नहीं कर सकता। समझ में आया? क्योंकि T11 12 से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा, 12 13 से कर रहा और 13 11 से कर रहा, तो पूरा साइकिल बन रहा। अगर ये एरो ऐसा होता, एरो अगर एरो होता T11 से लेकर T13 तक तो हो जाता फिर तो साइकिल नहीं बनता ना, क्योंकि अपने को एरो फॉलो करना है। एरो देखो अभी पूरे ऐसे गए और ऐसे गए तो साइकिल हो गया ना पूरा। अगर ये एरो इस तरफ होता, इस तरफ T11 से लेकर T13 तक, तो अपन ऐसे जाते और ऐसे जाते तो साइकिल फॉर्म नहीं होता। तो उसको बोलते हैं कि इट कैन बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। समझ में आया? हाँ। तो बस ये है उसका टेस्टिंग का। अब नीचे जो है ये दो आते हैं शॉर्ट नोट में नीचे, बाकी सब वही है। देखो एरो बनाने का बस सर्कल बन रहा है क्या? तो साइकिल है यहाँ पर साइकिल है क्या? साइकिल देखो एरो, देखो एरो तो क्या लिखा हुआ है? इज असाइक्लिक। क्या है ये वाला? इज साइक्लिक। ये वाले दोनों भी क्या है? असाइक्लिक है, क्योंकि साइकिल नहीं हो रहा ना इनमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर टीएम से वापस T1 को जाए तो साइकिल हो जाएगा। अब इसमें देखो साइकिल बन रहा है क्या? देखो T4 नहीं बनना, साइकिल कहीं भी नहीं बना। देखो 1 2 और 3 में साइकिल नहीं बन रहा, तो ग्राफ इज असाइक्लिक। ग्राफ इज यहाँ देखो 1 जा रहा 2 को, 2 3 3 4 3 5 को, तो ये भी क्या है? दोनों भी असाइक्लिक है। क्या है? असाइक्लिक। और दूसरी जो है ना वो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है, ये सिर्फ थियोरी में है, ये अपने को प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसको छोड़ दिया बस। मतलब इसको डिटेल में नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ पैराग्राफ दिया बस। अब ये दो जो है शॉर्ट नोट ये मेन है, रिकवरेबल शेड्यूल और कैस्केडलेस शेड्यूल। तो फर्स्ट लेट्स टेक रिकवरेबल शेड्यूल। अब इसको समझो क्या है ये। देखो इसको समझाने के लिए तुमको बताता हूँ एक रियल एग्जांपल, ठीक है। पेन दिख रहा है? नहीं। अभी समझो दो फ्रेंड है, एलिस, और एलिस के पीछे बैठी है एग्जाम में बैठा है बेन, ठीक है। तो एलिस आगे बैठी है एग्जाम देने के लिए, और एलिस के पीछे कौन बैठा है? बेन, ठीक है। एलिस जो है वो क्लास की टॉपर है। कौन है क्लास की टॉपर? तो एलिस को एक सम सॉल्व कर रहे हैं वो लोग, और सम में एलिस ने उसका आंसर लिखा 18। क्या लिखा? 18। अब बेन ने उसको कॉपी कर लिया। बेन ने क्या कर लिया उसको? कॉपी। तो जो एलिस ने राइट किया, राइट किया आंसर इक्वल्स टू 18, वो किसने किया? बेन ने क्या किया?
और फिर बेन ने उसको राइट कर दिया उसके पेपर में, है ना? है क्या नहीं? हाँ, तो कॉपी करा, कॉपी किया उसने, ठीक है। तो जो अगले ने लिखा वो पिछले ने कॉपी किया, ओके। अब जो है पेपर है 1 से 3, पेपर कितना है? 1 से 1 PM to 3 PM। अब जो है इसको हेल्प चाहिए था सिर्फ एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या करता है 255 को क्या करता है? 255 पेपर सबमिट करता है और घर जाता है, क्या करता है? सबमिट करता, एंड लीव्स द एग्जाम हॉल, लीव्स द एग्जाम हॉल, ठीक है। अब इसके एग्जाम हॉल जाने के बाद में एलिस फिर से बैठती है क्रॉस चेक करने के लिए ना, बोलते ना प्लीज चेक योर आंसर्स, लास्ट 5 मिनट्स रिमेनिंग, है ना? तो एलिस जब क्रॉस चेक करने बैठती है तो 257 को एलिस को मालूम पड़ता है इसका आंसर 188 नहीं है, गलती से उसने कैलकुलेशन में गलत करी, इसका आंसर 28 है। क्या है? 28। तो एलिस क्या कर देगी इसको चेंज? 28 को। अब बोलो बेन को ये आंसर राइट मिलेगा कि रॉन्ग मिलेगा? रॉन्ग। तो बेन ने क्या करना चाहिए था? 28। तो बेन ने क्या क्या करना चाहिए था? बेन ने चेंजेस ना, तो कभी क्या करेगा, तो निकल चुका है ना, 255 को निकल गया है वो। मार्क्स गए उसके। तो बेन ने क्या करना चाहिए, एलिस जब तक पेपर सबमिट नहीं करती क्लास में बैठना चाहिए उसने। लास्ट मोमेंट तक। नहीं समझ में आया? समझा, 3 बजे तक रुकना था उसके। हाँ। तो अभी अगर दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, कितने ट्रांजैक्शन है? T1 T2। तो T1 हो गया एलिस और T2 हो गया कौन? बेन। अब एलिस ने क्वेश्चन को पढ़ा, क्या पढ़ा? और फिर उसका आंसर लिखा, तो ए हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ए क्या हो गया तुम्हारा वो? तो क्वेश्चन को रीड किया फिर उसका आंसर राइट किया, है ना? तो जो एलिस ने राइट किया वो फिर किसने रीड किया? बेन ने, और उसने राइट किया। तो पहले कौन सा सेव होना चाहिए ट्रांजैक्शन, T1 के T2? अगर T2 पहले कमिट हो जाए, T2 क्या हो जाए? और इसने जाके फिर बाद में चेंजेस कर दे, रोल बैक कर दे, तो क्या हो जाएगा? लफड़े हो जाएंगे ना। हाँ। तो if a transaction T2 is reading a data which is previously written by transaction T1, है ना? if a transaction, क्या नाम? is reading a data which is previously written by, if a transaction T2 is reading a data which is previously written by transaction T1, then commit of T1 should appear before commit of T2। समझ में आया? तो अगर बेन एलिस के पेपर से कॉपी कर रहा है तो एलिस का पेपर सबमिशन बेन के पेपर सबमिशन से पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर बेन ने पहले सबमिट कर दिया और बाद में एलिस ने चेंज कर दिया तो बेन रॉन्ग रीड कर लेगा। समझ में आया? हाँ, समझा। तो इसको बोलते हैं रिकवरेबल शेड्यूल। क्या बोलते हैं? रिकवरेबल शेड्यूल। तो रिकवरी पॉसिबल है, अगर बेन ने पहले कमिट कर दिया तो रिकवरी पॉसिबल है क्या? नहीं। समझा जुबियान? हाँ सर। क्या समझा, बता मेरे को। एलिस और बेन को। हाँ, क्या बता दो फिर।
क्या ये लिख के आएंगे एग्जाम में एलिस और बेन? हेलो हेलो, Yes, sir. कहाँ गया ये? क्या मालूम सर? समझा क्या ये? ताहिर तेरे को समझा क्या ये? हाँ सर. बता क्या क्या लिखा हुआ ये? तो ये था रिकवरेबल शेड्यूल. व्हाट वाज दिस? Recoverable schedule. रिकवरेबल शेड्यूल. तो अगर T1 पहले कमिट करता है तो रिकवरी पॉसिबल है, और अगर T2 पहले कमिट करता है तो Not possible. रिकवरी नॉट पॉसिबल. ठीक है, एक ये था. दूसरा अभी है कैस्केडलेस शेड्यूल. दूसरा कौन सा है इसमें? Cascadeless schedule. दिख रहा है कैस्केडलेस. कैस्केड इफेक्ट किसको बोलते हैं? कैस्केड इफेक्ट. क्या मालूम? बाइसिकल स्टैंड देखा है? बाइसिकल स्टैंड. हाँ. तो एक साइकिल खड़ी रहती, उसके बाद जो है पार्किंग में दूसरी साइकिल खड़ी रहती, उसके बाद जो है बाइसिकल तीसरी खड़ी रहती. अगर मैं एक बाइसिकल को पुश करूं तो क्या होता? सब गिर जाते ना. वो आता ना डोमिनोज का, वो आता, वो कार्ड्स का, लोग कार्ड खड़े करते फिर एक कार्ड को पुश करते सारे कार्ड गिर जाते. उसको बोलते हैं कैस्केड इफेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? Cascade. देखा तो लोगों ने वो यूट्यूब पे वीडियोस, अलग अलग लोग डिजाइन बनाते फिर एक पुश करते तो फिर वो सबको रिपेल करते करते सबको सब गिरते आते हैं ना. उसको बोलते हैं कैस्केड इफेक्ट. तो कैस्केड इफेक्ट क्या है अभी देखो. तो अभी समझो मेरे पास कितने ट्रांजैक्शन है? तो हम ज्यादा लेंगे ना. उसमें 2 थे. कितने कितने हैं? ठीक है. तो इसने एलिमेंट रीड किया, इसने एलिमेंट राइट किया. ठीक है. फिर जो इसने राइट किया वो इसने रीड किया, और इसने राइट किया. तो और जो इसने किया वो इसने किया. जैसे एग्जाम हॉल के अंदर पहले बेंच वाला आंसर लिखता, उसको दूसरे बेंच वाला कॉपी करता, दूसरे बेंच वाला लिखता, उसको तीसरे बेंच वाला कॉपी करता ना. 3 स्टूडेंट बैठे बैक टू बैक. तो इसने जो आंसर लिखा वो इसने कॉपी किया, जो इसने लिखा वो इसने कॉपी किया, है ना. तो अभी ये कैस्केडलेस क्या होता? तो अभी अगर जो है इसने लिखा आंसर, पहले स्टूडेंट ने लिखा आंसर, उसने लिखा आंसर का आंसर आया 18. क्या आंसर आया? 18. तो फिर दूसरे ने कॉपी करके क्या लिखा? 18. दूसरे ने कॉपी करके 18 लिख दिया. उससे तीसरे ने कॉपी करके क्या लिखा? 18. ठीक है. अब कुछ देर बाद में पहले को रियलाइज हुआ कि 18 नहीं, राइट नहीं था, इट वाज 28. इट वाज. तो वो क्या करेगा पूरे के, नहीं उसको क्या लगा मैंने गलत सॉल्व कर दिया, तो कैंसिल करेगा पूरे क्वेश्चन को और वापस सॉल्व करेगा, और वापस सॉल्व करने का तो उसका आंसर आया 28. क्या आया? 28. और मार्क्स वर्किंग के मार्क्स मिलते हैं ना, वर्किंग के मार्क्स मिलते हैं अपने को. तो सिमिलरली फिर क्या करना पड़ेगा? इसको भी क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले को भी, और वापस नया सॉल्व करना पड़ेगा. और क्या लिखेगा नया सॉल्व करके आंसर? वो 20. और तीसरे वाले को भी. तो हो रहा क्या नहीं, कैस्केड हो रहा क्या नहीं, कैस्केड. तो तीसरा वाला भी क्या करेगा अपना, कट करके वापस स्टार्ट से सॉल्व करेगा, और क्या लिखेगा आंसर? 28. है ना. तो ऐसे, तो अगर T1 ने लिखा, T1 से कॉपी किया, T2 ने, T2 से कॉपी किया T3 ने, तो अगर T1 में कोई एरर आ गया, क्या आ गया? और T1 रोल बैक करता है. T1 क्या करता है?
रोल बैक मतलब स्टार्टिंग से करना है, क्या करने का? अगेन डू फ्रॉम स्टार्टिंग, अगेन डू फ्रॉम स्टार्टिंग। तो फिर क्या करना पड़ेगा? T2 को भी क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट से करना पड़ेगा, उसको भी रोल बैक करना पड़ेगा, और T3 को भी क्या करना पड़ेगा? रोल बैक। तो ये है कैस्केडलेस शेड्यूल, समझ में आया? तो अगर एक शेड्यूल है T1 T2 T3, तो T2 ने कॉपी किया है, T1 ने जो राइट किया है वो T2 ने रीड किया है, और T2 ने जो राइट किया है वो T3 ने रीड किया है। तो अगर शुरू वाले ट्रांजैक्शन में, तो शुरू वाले में कोई एरर आया और उसने रोल बैक कर दिया, तो फिर T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा और T3 को भी करना पड़ेगा। बस। तो अभी ये पढ़ो अभी ये रिकवरेबल और कैस्केडलेस पढ़ो। पढ़िए जुबैन, फर्स्ट लाइन पढ़, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़। A recoverable schedule is one where for each pair of transaction Ti and Tj, such that Ti reads the data Tj. item previously written by such that Tj reads, क्या लिखा? such that Tj हाँ, reads the data item previously written by Ti. then the commit operation of Tj appears before the commit Ti operation Ti. अच्छा, क्या लिखा है? इसके लिए मैंने 1 2 करा। मैंने क्या यूज किया है? I की जगह 1 यूज किया, J की जगह 2 यूज किया। तो क्या लिखा है? द कमिट ऑपरेशन ऑफ Ti appears before the commit operation of Tj. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शेड्यूल इज नॉन रिकवरेबल, अदरवाइज द शेड्यूल इज नॉन नॉन रिकवरेबल। ठीक, समझा? अब इस पे आ जाओ, कैस्केडलेस पे आओ। कैस्केडलेस पे पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ना ये, तू पढ़ ताहिर। ट्रांजैक्शन T10 writes the value of A that is read by transaction T11. Transaction 11 writes a value of A that is read by transaction T12. Suppose that a point transaction T10 fails, the T10 must be rolled back since T11 is dependent on T10. It must be rolled back since T12 is dependent on T11. T12 must be rolled back. समझा? रॉन्ग होगा तो रोल बैक करने का मतलब। हाँ, समझा? दोनों समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन? रोल बैक करना पड़ता। यस, कोई कंफ्यूजन दोनों में? नहीं, बस, तो चैप्टर खत्म हो गया अपना इधर। ठीक है।